मंथन और मीता बाली के मंदिरों के दर्शन से लौटते हैं। तभी रिसेप्शन पर मैनेजर बताता है कि आज रात होटल में हनीमून कपल्स के लिए एक पार्टी रखी गई है ताकि आप सब इंजॉय कर पाएँ। सर मैम, आप दोनों भी इनवाइटेड हैं, प्लीज़ हमारी पार्टी में आइए। होप आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आप दोनों ज़रूर आइएगा। मंथन मैनेजर को अश्योर करता है कि वो दोनों ज़रूर आएंगे। रात को मंथन और मीता पार्टी के लिए तैयार होते हैं। मंथन ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना है, उसके बाल बहुत ही अच्छे से सेट हैं, वो काफ़ी डैशिंग दिख रहा है। बीवी कब तक रेडी होगी, हम लेट हो जाएंगे। बस 10 मिनट और। थोड़ी देर बाद मीता तैयार होकर निकली। तब तक मंथन बेडरूम में पड़े काउच पर लेट गया। ये लड़कियां भी ना कितना टाइम लेती हैं तैयार होने के लिए। डार्लिंग प्लीज़ जल्दी करो, मैं बोर हो रहा हूँ, वो आंखें बंद किए बोले जा रहा था। आई एम रेडी। जैसे ही मंथन ने ये सुना, उसने काउच पर लेटे हुए ही अपनी आंखें खोली और जो उसे दिखा वो उल्टा दिख रहा था। वो झटके से उठ बैठा। मीता को देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। रेड इवनिंग गाउन, उस पर डायमंड नेकलेस, अपने बालों को साइड कर दिए हुए आज मीता बिल्कुल ही अलग लग रही थी। वो बड़ी ही अदा से मंथन के पास चल कर आई और बोली, मुंह बंद कर लो डियर, वरना मुंह में मच्छर चले जाएंगे। ये बोलकर उसने उसका मुंह बंद कर दिया और उसी अदा से आगे बढ़ गई। मंथन अभी भी वहीं खड़ा था। मीता जब गेट खोलने लगी तब उसे एहसास हुआ कि मंथन उसके साथ नहीं है, बल्कि वो अभी भी वहीं खड़ा है। मीता ने दरवाजे के पास से ही मंथन को चलने का इशारा किया, पर वो अभी भी वहीं खड़ा था। मीता मंथन के पास आई और उसे चलने के लिए बोली। मंथन उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके कानों में धीरे से कहता है, पार्टी कैंसिल, और उसकी ओर झुकता है। मीता मंथन को धक्का देती है और उसका टाई पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे तक खींचती है और मुस्कुराकर उसे चलने को कहती है। मंथन नानुकुर करते हुए बाहर जाता है। ये देखकर मीता को हंसी आ जाती है। आज की शाम बहुत सुहावनी थी। दोनों काफ़ी पार्टी इंजॉय करते हैं। एक खूबसूरत से डिनर डेट के बाद दोनों अपने कमरे में लौट आते हैं। इस दौरान दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ती ही जा रही थी। अगली सुबह मीता जब उठती है तो मंथन उठकर उसे निहार रहा होता है। गुड मॉर्निंग बीवी। गुड मॉर्निंग। मीता अलसाई हुई नज़रों से मंथन को देखते हुए पूछती है, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्योंकि आज यहाँ हमारा आखिरी दिन है, तो आज के दिन का हर पल मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बहुत सारी जगह जाना है और बहुत सारी सरप्राइजेज तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कहते हुए मंथन मीता के फोरहेड पर लाइट किस करता है। आज मीता बिल्कुल ही अलग अंदाज में तैयार हुई होती है। उसने फ्रोलर ऑफ शोल्डर फ्रॉक पहना है। मंथन ने भी कैजुअल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना है। मंथन जब मीता को देखता है तो कहता है, बाली आने के बाद तुम मुझे झटके पर झटके ही दिए जा रही हो, तुम तो बिल्कुल। मंथन की बातें सुनकर मीता खिलखिलाकर हंस पड़ती है। मंथन मीता को अपनी बाहें देता है। वो उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल देती है। फिर दोनों निकलने लगते हैं। मीता, 1 मिनट। फिर वो एक हट अपने सर पर रखती है और उसके बाद उसकी बाहों में अपनी बाहें डालकर मुस्कुराते हुए निकल जाती है। आज मंथन मीता को बहुत सारा सरप्राइज़ देता है। वो दोनों बाली की बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। प्रकृति की ऐसी खूबसूरती देखकर मीता खुशी से झूम उठती है। उसने इतनी खूबसूरत जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। कुदरत की हंसी वादियों में जब अपना प्यार का साथ हो तो वो खूबसूरती और बढ़ जाती है। बाली की खूबसूरत वादियों में मंथन और मीता खो से गए थे। इन खूबसूरत वादियों में वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। वो दोनों बस एक दूसरे में ही खोए हुए थे। मंथन मीता को सारे जहाँ की खुशियाँ देना चाहता था। मीता भी मंथन का साथ पाकर बहुत खुश थी। रात को मीता मंथन के सीने पर सर रखकर लेटी थी। मंथन, मंथन, आपको मुझसे प्यार कब हुआ? पहली नज़र में ही। मीता झट से उठ बैठती है। पहली नज़र में? तो फिर मुझे परेशान क्यों करते थे? मंथन, मैं परेशान कहाँ करता था, तुम खुद परेशान हो जाती थी। यह कहकर वो मीता को अपनी ओर खींच लेता है और दोनों की हंसी कमरे में फैल जाती है। मंथन मीता बाली की इस खूबसूरत सफ़र को ख़त्म करके आज लौट रहे हैं। मीता पूरी फ्लाइट में मंथन का हाथ थामे हुई थी। वो दोनों जब घर लौटते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कृष्णा जी उन दोनों को देखते ही दरवाजे पर आती हैं और दोनों के सर को चूमकर उनके साथ अंदर आती हैं। बेटा, तुम दोनों काफ़ी थक गए होंगे, जाकर अपने कमरे में आराम करो, कृष्णा जी ज़रा जल्दबाजी में कहती हैं। मंथन गौर करता है कि माँ काफ़ी घबराई हुई सी है। उनकी नज़रें बार बार पाखी के कमरे की तरफ जा रही हैं। माँ, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना?
मंथन कृष्णा जी की तरफ देखते हुए पूछता है। हाँ हाँ, सब ठीक है, तू जाकर आराम कर, थक गया होगा। ये कहते हुए उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी, जो मंथन की नज़रों से छिपी नहीं थी। कृष्णा जी की परेशान नज़रों का पीछा करते हुए मंथन ने पूछा, माँ कोई आया है क्या? पाकी के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। वो मंथन बेटा, वो कृष्णा जी कहने से बहुत हिचकिचा रही थी। माँ क्या बात है, आप परेशान दिख रही हैं, पाकी ठीक तो है ना? मंथन भी कृष्णा जी के चेहरे के भाव देखकर परेशान सा हो गया था। कृष्णा जी कुछ कह पाती उससे पहले ही पाकी अपने कमरे से किसी से बातें करते हुए निकल रही थी। सबकी नज़र ऊपर पाकी के कमरे की तरफ गई। तभी पाकी किसी का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। मंथन और मीता दोनों ने जब पाकी को इशिका का हाथ पकड़े आते देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मंथन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली, उसकी आंखों में खून उतर आया। पाकी ने जब मंथन और मीता को देखा तो इशिका का हाथ छोड़ मंथन के पास दौड़ी चली आई। डैडी, ये कहते हुए वो झट से मंथन की गोद में आ गई। डैडी आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। यह कहकर उसने मंथन के गालों को चूम लिया। और मुझे? मीता ने पाकी से प्यार से पूछा। आपको भी सुपर गर्ल। और ये कहते हुए उसने मंथन की गोद से ही मीता के गाल भी चूम लिए। हम दोनों ने भी आपको बहुत मिस किया। यह कहते हुए मीता ने भी पाकी के गालों को चूम लिया। बेटा ये बताओ मैं तुम्हारा कौन हूँ? मंथन ने पाकी को प्यार से देखते हुए पूछा। डैडी, पाकी ने प्यार से कहा। और ये तुम्हारी सुपर गर्ल मेरी कौन है? मंथन ने फिर पाकी से पूछा। इस बार पाकी ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, वाइफ। गुड। तो बेटा डैडी की वाइफ बच्चे की क्या होती है? मंथन ने इस बार इशिका की ओर देखकर पाकी से पूछा। तो पाकी ने बारी बारी से कभी मीता तो कभी मंथन का चेहरा देखा और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, मम्मी। वेरी गुड, तो सुपर गर्ल आपकी मम्मी हुई, तो अब से आप उन्हें मम्मी बुलाएंगी। मंथन ने अपने गुस्से को छुपाते हुए अपने दांत पीसते हुए इशिका की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैं इन्हें मम्मी नहीं बुलाऊंगी, पाकी ने कहा। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। मीता की आंखों में आंसू आ गए, वो अब रोने ही वाली थी। इशिका तो खुशी से मंथन की ओर घमंड से देख रही थी। मैं इन्हें सुपर मम्मा कहूँगी। पाकी के इतना कहते ही स्थिति अब बदल गई। मीता की आंखों के आंसू अब उसके गालों पर लुढ़क चुके थे, पर वो खुशी के आंसू थे और उसने प्यार से पाकी को गले लगा लिया। मंथन और कृष्णा जी ये सब देखकर काफ़ी खुश थे। इशिका ये सब देखकर काफ़ी गुस्से में आ गई। पाकी, आपकी सुपर मॉम ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, तो आप अपने सारे गिफ्ट्स के साथ इंजॉय करो। और मीता को आंखों से ही पाकी को ले जाने का इशारा किया। मीता सहमति में आंखों से इशारा करती है और पाकी को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। मंथन गुस्से से लंबे कदमों के साथ इशिका के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। आज तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई होगी, आइंदा इस घर में नज़र मत आना। यह कहकर मंथन आगे बढ़ गया। ये घर मेरा भी है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इशिका ने मंथन की ओर मुड़कर चिल्लाते हुए कहा। मंथन के बढ़ते हुए कदम रुक गए, फिर पीछे मुड़कर वो इशिका के सामने आया। कोई नहीं हो तुम सिर्फ मेरे भाई की कातिल हो। यह कहकर उसने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाई। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, यस सर। एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आता है। इस मैडम को बाहर का रास्ता दिखाओ और ध्यान रहे ये कभी अंदर ना आने पाए, मंथन ने इशिका पर नज़रें ठहराते हुए कहा। सिक्योरिटी गार्ड इशिका को बाहर जाने के लिए बोलने लगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मंथन, पाकी मेरी बच्ची है। आई विल सी यू इन कोर्ट, इशिका ने मंथन पर चिल्लाते हुए कहा। मंथन इशिका की ओर नफरत भरी नज़रों से देखता है। इशिका के जाने के बाद मंथन कृष्णा जी की तरफ देखता है। माँ, ये सब वो इशिका यहाँ कैसे? मुझे माफ़ कर दे बेटा, वो तेरे जाने के अगले दिन ही। फ्लैशबैक, पाकी स्कूल गई थी। छुट्टी के वक्त जब ड्राइवर पाकी को लेने स्कूल गया तो उस समय पाकी स्कूल में नहीं थी। ड्राइवर ने गेट कीपर से पूछा पर उसे कुछ पता नहीं था। उसने तुरंत शिव को कॉल किया। शिव तुरंत स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल पहुंचने के बाद जब उसने उसके टीचर से बात की तो पता चला खेल खेल में पाकी को किसी बच्चे ने धक्का दे दिया था, जिससे उसे हल्की चोट लग गई थी। फिर क्या था, उसकी मम्मी उसे लेने आई थी। उसने देखा तो खूब हंगामा किया और शायद उसे लेकर हॉस्पिटल चली गई। मम्मी? कौन सा अस्पताल? शिव ने पूछा। ये तो हमें नहीं पता, स्कूल टीचर ने बताया। ऐसे कैसे आप किसी बच्चे को किसी के भी साथ जाने दे सकती हैं? शिव गुस्सा होते हुए बोला। सर, उस लेडी ने तो कहा कि वो उसकी मॉम है, टीचर ने परेशान होते हुए कहा। पाकी की मॉम नहीं है, शिव ने परेशान होते हुए कहा और वो जल्दी से बाहर निकला। शिव काफ़ी परेशान था। मंथन यहाँ नहीं था और उसके पीछे पाकी को कुछ नहीं
गलत ख्याल को उसने अपने दिमाग से झटका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो भी एक बार घर जाने की सोचता है। वो काफ़ी परेशान घर लौटता है। वो घर आकर कृष्णा जी को सारी बात बताता है। ये सुनकर वो भी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। शिव, हमें मंथन को बता देना चाहिए। कृष्णा जी, नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से मंथन की ज़िंदगी में खुशी आई हैं और ये बात बताकर उसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम पुलिस की मदद लेंगे। वैसे भी 3 दिन बाद मंथन आ ही जाएगा। तभी उन्हें पाकी की आवाज़ आई। वो दोनों दौड़कर बाहर की तरफ गए। पाकी के साथ इशिका को देखकर उनके होश उड़ गए। दादी माँ पाकी दौड़ती हुई आकर कृष्णा जी से आकर लिपट गई। कृष्णा जी, बेटा आप कहाँ चली गई थी? हम सब बहुत परेशान थे। शिव पाकी को प्यार करते हुए, बेटा ऐसे आपको किसी अनजान के साथ नहीं जाना चाहिए था। सॉरी चाचू, पाकी ने प्यार से कान पकड़ते हुए मुंह बनाकर कहा। पर मैं क्या करती, उस सागर ने मुझे धक्का दे दिया जिससे मुझे चोट लग गई और खून भी आने लगा। तब इस आंटी ने सागर को खूब डांट भी लगाई। टीचर्स को भी मेरा ख्याल नहीं रखने के लिए डांटा और मुझे डॉक्टर के पास भी ले गई और देखो कितने खिलौने भी दिलवाए। ये भी सुपर गर्ल की तरह बहुत ही अच्छी हैं चाचू। ये आज से मेरी दोस्त हैं। इशिका के चेहरे पर जीत की खुशी थी। आओ ना फ्रेंड, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। इशिका शिव और कृष्णा जी को देखकर टेढ़ी हंसी हंसते हुए पाकी के साथ चली गई। तभी से इशिका बेरोक टोक रोज पाकी से मिलती है। इशिका की धमकी के बाद कुछ दिन बड़े शांति से निकल गए। इशिका की दी हुई धमकी को सबने गुस्से में दी हुई धमकी समझ ली थी, पर मंथन की पैनी नज़र इशिका की हर चाल पर थी। इशिका पहले कानून का सहारा लेकर पाकी के जरिए ओबराय हाउस और ओबराय कंपनी में अपनी पैड़ बनाना चाहती थी और फिर उसके बाद वो सब कुछ हथिया लेना चाहती थी। मंथन इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए वो अपनी तरफ से कोई चूक नहीं होने देना चाहता था। हनीमून से लौटने के बाद मंथन अपनी कंपनी के काम और पाकी को लेकर काफ़ी बिजी हो गया था। वो मीता पर ध्यान भी नहीं दे पाता था। इस चीज़ की शिकायत मीता ने भी कभी मंथन से नहीं की। उसने अपने घर को और पाकी को बहुत ही अच्छे से संभाला था। दिन गुजर रहे थे। मंथन बिजी होता जा रहा था। मंथन का काम की परेशानियों की वजह से मीता को समय नहीं दे पाना सबको खल रहा था, पर फिर भी मीता मंथन से कुछ नहीं कहती थी। आज मंथन 3 दिनों बाद ऑफिस से घर लौटा था। वो किसी ज़रूरी काम में बहुत बिजी था। रात का 1 बज रहा था। मंथन ने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हॉल में अंधेरा था, सब सो रहे थे शायद। वो दबे कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ ही रहा था कि उसने देखा किचन की लाइट जल रही है और उसकी मध्यम रोशनी में उसने डाइनिंग टेबल पर मीता को सोता हुआ पाया। वो उसकी ओर बढ़ा। उसके शांत सोते हुए चेहरे को वो गौर से देख रहा था। वो टेबल पर माथा टेके सो गई थी, शायद उसका इंतज़ार कर रही थी। नींद में भी उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मंथन गौर से मीता के चेहरे को देख रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर पीछे देखा तो कृष्णा जी थी। शायद पानी लेने आई थी। माँ, सुमन ने आपके कमरे में पानी नहीं रखा था क्या? मंथन ने कृष्णा जी को हाथ में पानी की खाली बोतल लिए देख पूछा। नहीं, सुमन तो रोज़ ही पानी की बोतल मेरे कमरे में रख देती है, पर मैं ही पानी की दूसरी खाली बोतल लिए मीता को देखने चली आती हूँ। तो 3 दिनों से लगातार घर नहीं आ रहा है और ये बच्ची रोज़ तेरे इंतज़ार में यहीं सो जाती है। किसी से कुछ कहती नहीं है, तुझसे भी कोई शिकायत नहीं करती, पर तेरे घर ना आने पर बेचैनी उसकी आंखों में दिखती है। बेटा, ऐसा भी क्या काम जिससे तुझे चाहने वाले सुकून की नींद भी न ले सके? यह कहकर वो बिना पानी लिए ही मंथन के गाल को सहलाती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। मंथन फिर से मीता के सोते हुए चेहरे को गौर से देखता है और मन ही मन कहता है, इशिका से नफरत और उसकी दुश्मनी के चक्कर में मैं अपने प्यार को ही भूल बैठा। तुम्हें बहुत दुख दिया है मैंने, पर अब मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यह कहकर वो मीता को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। जब मंथन मीता को गोद में उठाता है तो मीता हल्के से आंख खोलती है, पर बहुत गहरी नींद में होने के कारण उसे ये लगता है कि वो सपना देख रही है और इसलिए वो मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अपनी बाहें मंथन के गले में डाल देती है और अपना सर उसके सीने में छुपा लेती है। उसकी इस हरकत को देखकर मंथन भी मुस्कुरा देता है। मंथन उसे कमरे में लाकर बेड पर लेटा देता है और ख़ुद अपने कपड़े चेंज करने जाने लगता है। तभी उसे अपने हाथ मीता की गिरफ्त में महसूस होते हैं। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लपेटे हुए उसका तकिया बनाकर सो रही थी। ये देखकर मंथन के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। वो उसके पास बैठ गया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से अपने हाथों को छुड़ाकर कपड़े चेंज करने चला गया।
थोड़ी देर बाद वो आया और मीता को अपनी ओर करते हुए उसे अपने सीने पर लेटाकर उसके सर को प्यार से चूमकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब मीता की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में मंथन की बाहों में सो रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से अपने आप को छुड़ाकर उठी। उसने 3-4 दिन बाद मंथन को देखा था। वो चैन की नींद सो रहा था। वो झुककर मंथन के सर को चूमना चाहती थी, पर मंथन ने नींद में अपने हाथों को अपने सर पर रख लिया, जिससे उसका माथा छुप गया। मीता रुक गई। वो बस मंथन का चेहरा देख रही थी। उसके हाथों को हटाकर वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मुंह बनाकर बिस्तर से उठने लगी। बीवी, काम अधूरा नहीं छोड़ते, अपना काम पूरा करो। मंथन ने वैसे ही अपने हाथों को अपने सर पर रखकर आंखों को बंद किए हुए कहा। ये सुनकर मीता की आंखें बड़ी हो गई। पर आप तो सो रहे थे ना? मीता ने पूछा। अभी भी सो ही रहा हूँ, तुम जो करना चाहती थी वो करो। मंथन वैसे ही लेटे हुए बोला। पर वो मैं जो करने जा रही थी वो नहीं कर सकती, मीता ने शर्माते हुए कहा। क्यों? मंथन ने वैसे ही पूछा। क्योंकि वो जगह खाली नहीं है, आपका हाथ है वहाँ। तो जहाँ जगह खाली है वहाँ कर दो। अपने होठों पर उंगली रखते हुए मंथन ने आंखें बंद किए ही अपने भावों को उठाते हुए कहा। दत्त कहते हुए मीता बिछावन से उठने को हुई तो मंथन ने उसे अपनी ओर खींचा। मीता की आंखें शर्म से बंद हो गई। तुम मुझसे शिकायत कर सकती हो बीवी, मंथन ने मीता के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मीता ने धीरे से आंखें खोली और बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इतने दिन कहाँ थे, घर क्यों नहीं आया? तुम रोज़ इंतज़ार करती रही, फिर भी कोई शिकायत नहीं। मीता ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। मंथन उसकी ओर झुकने लगा। उसे मीता पर बहुत प्यार आने लगा। वो उसके करीब आ ही रहा था कि मीता ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और हंसते हुए भाग गई। मंथन हड़बड़ा गया। वो उसके पीछे उठने को हुआ, पर मीता ने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। मीता की बच्ची, बचकर कहाँ जाओगी? छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं तुम्हें। मीता की हंसी की आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। थोड़ी देर बाद मीता नहाकर बाहर आई। उसने धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और इधर उधर मंथन को देखने लगी। मंथन अभी भी पेट के बल सो रहा था। मीता धीरे से बाहर आई और धीरे धीरे मंथन के पास गई। उसकी आंखें बंद थी और उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो गहरी नींद में है। मीता ने अपने सीने पर अपना एक हाथ रखा और ठंडी सांस छोड़कर आईने के पास चली गई। मीता भीगे बालों को तौली से सुखाने लगी। जब उसने अपने लंबे बालों को झटका तो पानी की कुछ बूंदें मंथन के चेहरे पर पड़ी, जिससे मंथन की आंखें खुल गई। वो मीता को तैयार होते हुए देखने लगा। तभी मंथन उठकर आया। उसने मीता को अपनी ओर मोड़ा और उसकी मांग में सिंदूर भरा और उसके माथे को चूम लिया। वो उसके काजल भरी आंखों की ओर बढ़ा और उसके दोनों आंखों को भी चूम लिया। मीता ने उसे फिर धक्का दिया और भागते हुए बोली, सुबह सुबह भगवान का नाम लीजिए। ये कहते हुए वो कमरे से हंसते हुए भाग गई। उसकी प्यारी सी हंसी सुन मंथन भी मुस्कुरा उठा। मीता पूजा करने के बाद कॉफ़ी लेकर मंथन के पास जाती है। वो कॉफ़ी बेड के साइड टेबल पर रखकर मंथन को देखकर कहती है, देखो इन्हें, ये फिर से सो गए। वो पेट के बल लेटा होता है। मीता उसे प्यार से उठाने लगती है। उठिए, ये आपकी मॉर्निंग कॉफ़ी तैयार है। आज नाश्ता भी आपकी पसंद का बनवाया है, उठो ना। मीता उसे प्यार से उठाते हुए कहती है, सोने दो, अभी नींद आ रही है। नहीं, अब उठ जाइए, सब इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पर। मीता उसे उठाने के लिए उसके कंधे को हिलाकर उठा रही थी। प्लीज़ यार, सोने दो, बहुत दिन से नहीं सोया हूँ। मंथन के ये कहते ही मीता के हाथ रुक जाते हैं। वो जाने के लिए जैसे पीछे पलटती है। मंथन तेज़ी से पलटता हुआ मीता के हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, आने दो, छोड़िए मुझे प्लीज़। तुम भी सो जाओ, बस ऐसे ही। पागल हो गए हैं क्या? छोड़िए ना। इतने दिन बाद तो पास आने का मौका मिला है। थोड़ी देर बस। मंथन उसे अपनी बाहों में समेटे आंखें बंद कर लेता है। पाखी आ जाएगी, आने दो। सुमन आ जाएगी, आने दो। माँ आ जाएंगी, आने दो। अब तुम चुप करोगी या मैं कराऊँ? मीता थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कसमसाते हुए कहती है, छोड़ो ना, जाना है, दरवाज़ा भी खुला है। मंथन उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि सुमन आ जाती है। भाभी, आपको? माँ जी। वो मीता और मंथन को इस हालत में देखकर पीछे पलट जाती है। अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। उसकी आवाज़ सुनकर मीता और मंथन दोनों हड़बड़ा जाते हैं। मीता मंथन को धक्का देते हुए जल्दी से उठ जाती है। हाँ सुमन, तुम चलो, मैं आती हूँ। ये सुनकर सुमन ज़ोर से हंसते हुए चली जाती है। आप ना मंथन, मैंने कहा था ना कोई देख लेगा, पर आप तो मेरी बात ही नहीं मानते। क्या सोच रही होगी सुमन हमारे बारे में? क्या सोचती होगी? मैं कैसे उनसे नज़रें मिलाऊंगी? मीता की सूरत रोने जैसी होने लगी थी। वो शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी।
मंथन बेड से उठता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब ये क्या कर रहे हैं आप? मीता घबराते हुए कहती है। मंथन मीता की तरफ आता है। मीता अपने कदम पीछे लेने लगती है। मंथन काफ़ी इंटेंस नज़रों से मीता को देख रहा होता है। आप क्या करने वाले हैं? मीता ये कहते हुए पीछे जा रही थी। अब पीछे दीवार थी, मीता उससे चिपक गई थी। वो बगल से निकलने लगी तो मंथन ने अपने दोनों हाथों को उसके इर्द गिर्द रखकर उसे घेर लिया। वो क्या है ना बीवी, तुम झूठी बात पर शर्मा जाओ और किसी से नज़रें मिलाने के काबिल न रहो तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मीता उलझन भरी आंखों से उसे देखे जा रही थी। मंथन धीरे से मीता के करीब आने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? जो सुमन ने नहीं देखा पर वो समझ रही है। मंथन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, पागल हो गई हैं क्या? अब तो दरवाज़ा भी बंद है तो काम पूरा कर लेते हैं। मीता मंथन को धक्का देकर भागना चाहती थी पर इस बार वो सफल नहीं हो पाती है। मंथन जब उससे दूर होता है तो उसकी आंखों में हया थी। वो मंथन की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगती है पर मंथन के आगे वो बेबस हो जाती है। वो उससे मिन्नतें करने लगती है। अभी सुबह सुबह सब घर पर हैं तो वो उसे छोड़ दें। मंथन मान जाता है और उसे छोड़ देता है। वो भागकर दरवाज़ा खोलती है तो अपने सामने पाखी को देखकर वो चौंक जाती है। क्या हुआ बच्चा, आप यहाँ? वो, सुपर मॉम, आज मुझे डैड के साथ स्कूल जाना है। डैड सोकर नहीं उठे क्या? उठ गए हैं बेटा पर अभी वो बाथरूम गए हैं, वो लेट हो जाएंगे। तो क्या आपकी सुपर मैम आपको आज स्कूल छोड़ दें? ओके, पाकि सोचते हुए कहती है। नहीं बेटा, आज तो अपनी दादी के साथ चल। पीछे से आवाज़ आती है। जब मीता पलटकर देखती है तो कृष्णा जी और सुमन खड़ी थी। सुमन को देखते ही मीता शर्म से इधर उधर देखने लगती है। कृष्णा जी और सुमन उन दोनों के पास आती है। पाकि बेटा, आज हम अपनी बहुत पुरानी सहेली के घर जा रहे हैं। उसका घर तेरे स्कूल की ओर ही है तो चल, मैं और सुमन तुझे स्कूल छोड़ देंगे। तेरे डैडी बहुत थके हुए हैं बेटा, उन्हें आज आराम करने दे, फिर उन्हें ऑफिस भी तो जाना है। ओके दादी, पाकि मान जाती है। दादी, मैं स्कूल के बाद आपकी दोस्त के घर जाऊंगी। आप सुमन आंटी को मुझे स्कूल लाने के लिए भेज दीजिएगा, मुझे वहाँ अच्छा लगता है। ठीक है बेटा। कृष्णा जी पाखी को ले जाने लगती हैं। फिर पीछे पलटकर मीता से कहती हैं, मीता बेटा, आज तुम मंथन का ख्याल रख लो। ये कहकर सुमन और कृष्णा जी दोनों हंसने लगती हैं। उन दोनों को हंसता देख मीता समझ जाती है सुमन ने कृष्णा जी को सब बता दिया है। वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसके जाने के बाद वो अपने कमरे में जा मुंह फुलाकर बैठ जाती है। क्या हो गया बीवी, अभी तक यहीं हो? थोड़ी देर बाद मंथन की आवाज़ आती है। आप ना बहुत बुरे हो। आज आपके कारण मुझे माँ और सुमन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वो उसे देखे बिना ही बोल रही थी। अच्छा, वो कैसे? मंथन टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए पूछता है। वो उसके तरफ बिल्कुल नहीं देखती और पाकि के आने से लेकर उसके कृष्णा जी के साथ जाने तक की सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर मंथन को शरारत सूझती है। वो मीता से पूछता है, मतलब अभी घर में कोई नहीं है? नहीं, मीता गुस्से से मुंह फुलाकर कहती है। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो सर उठाकर मंथन को देखती है तो मंथन अभी नहाकर निकला था। उसने सफ़ेद रंग का टॉवल पहना था और एक सफ़ेद टॉवल जिससे शायद वो अपने बाल पोंछ रहा था उसके दोनों कंधे पर था और वो कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे अपने बिखरे हुए बाल के साथ होंठों पर मुस्कान लिए बस मीता को देख रहा था। वो मीता को देखता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। नहीं नहीं मंथन, मीता उसके इरादे भांपते ही जल्दी से बेड से उठ खड़ी होती है। मंथन मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ता है। वो भागने को होती है कि मंथन उसे पकड़ लेता है। कुछ दिन बाद डाइनिंग टेबल पर कृष्णा जी मीता और मंथन को बताती हैं कि अगले सप्ताह तीज है तो मंथन तो खुद जाकर मीता को शॉपिंग करवा देना क्योंकि ये मीता की पहली तीज है। मंथन, बीवी, आज तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो कल हम तीज की शॉपिंग चलेंगे। मीता सहमति में सिर हिलाती है। मंथन भी ब्रेकफास्ट करके उठता है। पहले कृष्णा जी को साइड हग करता है, फिर मीता का सर चूमते हुए उन दोनों को बाय कहता है और अपनी बाजुओं को मोड़ता है और पाखी उस पर लटक जाती है। ऐसे ही वो पाखी को ले अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। सब बहुत खुश हैं और तीज की तैयारियों में लग जाते हैं। अगले दिन मंथन मीता को शॉपिंग पर ले जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है। मीता एक साड़ी पसंद करती है तो मंथन दूसरी साड़ी अपनी ओर से देता है। हर चीज़ डबल डबल। उसे शॉपिंग करवाने के बाद मीता कहती है कि वो काफ़ी थक चुकी है और उसे बहुत तेज़ भूख भी लगी है। वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाते हैं। मीता और मंथन अपने में ही खोए होते हैं। तभी मीता की नज़र सामने बैठे एक कपल पर जाती है। उसे वो लड़की जानी पहचानी सी लगती है पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा होता क्योंकि एक वेटर उसके आगे उसका ऑर्डर लेने के लिए खड़ा होता है।
मीता बड़ी बेचैनी से उस वेटर के हटने का इंतजार कर रही होती है। मंथन उसे बार बार किसी को बेचैनी से देखते हुए देखता है तो बोल ही उठता है, क्या बात है बीवी, मैं यहाँ सामने बैठा हूँ और आपकी नज़रें किसी और को देखने के लिए तड़प रही हैं। कौन है आखिर? मीता उसकी बातों का जवाब नहीं देती और जब वो वेटर हटता है तो उस कपल को देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। मंथन उसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद उस कपल को देखता है। जाने माने बिजनेसमैन आकाश सदाना के साथ इशिका हाथ में हाथ डाले बैठी होती है। इशिका? आकाश? मंथन उठकर उन दोनों के टेबल के पास जाता है। हेलो आकाश। ओ हेलो मंथन, वाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। यहाँ कैसा है? होल्ड डाउन, सारे सवाल एक साथ ही अपनी वाइफ को शॉपिंग पर लाया था। वाट? तेरी वाइफ यहीं है तो मिलवाना, तेरी शादी के बारे में न्यूज़ से पता चला। फिर इशिका की ओर देखते हुए, नहीं तो अभी बिजी है। फिर कभी इशिका उसे देखकर नजरें चुराने लगती है। अरे यार, मैं तो तुझे इनसे मिलवाना भूल ही गया। मीट माई सोलमेट इशिका, शी इज़ रियली वेरी स्वीट पर्सन। आकाश इशिका को कंधे से पकड़ते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा ही स्वीट है, पर ज़्यादा मीठी चीज़ से डायबिटीज़ हो सकता है और आदमी मर भी सकता है। मंथन इशिका को तिरछी नज़र से देखते हुए कहता है और फिर आकाश की ओर मुड़कर उससे कहता है, बाय द वे, मैं मिस इशिका को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मिस इशिका मुझे। क्यों है ना मिस इशिका? अच्छा, वो कैसे? आकाश अब थोड़ा संशय वाली नज़रों से उन दोनों से पूछता है। ये तो मिस इशिका से ही पूछना तो अच्छा है। चल तुझे अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। फिर वो आकाश के साथ अपने टेबल पर आता है और उसे मीता से मिलवाता है। मीता से मिलकर आकाश को भी अच्छा लगा, पर अब वो मंथन की बातों में उलझ चुका था। सब अपने अपने रास्ते निकल चुके होते हैं। आकाश चुपचाप गाड़ी चला रहा होता है। इशिका को अब किसी अनहोनी का डर सता रहा होता है। पाखी के जन्म के बाद उसका मॉडलिंग कैरियर पूरी तरह ख़त्म हो चुका था और सागर की मौत के बाद वो ओबराय फैमिली में लौट नहीं पाई। इसलिए अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इशिका ने शहर के एक और जाने माने बिजनेसमैन आकाश सदाना को पटाने का फैसला किया। वैसे उसे पाकि से कोई लगाव भी नहीं था, क्योंकि आकाश का ज़्यादातर बिजनेस लंदन में था, इसलिए वो यहाँ नहीं रहता था। यहाँ उसका पुश्तैनी घर था और कुछ बिजनेस यहाँ भी था, इसलिए वो कभी कभार यहाँ आता था। इसलिए वो इशिका और सागर के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस बार वो सालों बाद घर लौटा था और इस बार जब वो भारत आया तो वो इशिका से टकरा गया और कुछ इत्तफाकों के बाद उसे इशिका से प्यार हो गया। पर आकाश ये नहीं जानता था कि वो कोई इत्तफाक नहीं हो रहे थे, बल्कि इशिका जानबूझकर आकाश से टकराती थी। इशिका, वो तुम मंथन को कैसे जानती हो? आकाश ने बहुत ही गंभीर होते हुए पूछा। इशिका जानती थी आकाश उससे ये बात ज़रूर पूछेगा, इसलिए इस सवाल का जवाब वो उसी समय से ढूंढ रही थी जब मंथन ने आकाश से ये कहा था कि ये तो मिस इशिका से पूछो कि वो मुझे कैसे जानती हैं। इसलिए उसने तुरंत कहा। मंथन का भाई सागर उसका एक्स था। उसने जानबूझकर अपने और सागर की आधी अधूरी सच्चाई बताकर उसे कन्विंस करने की कोशिश की, ताकि आकाश को लगे कि इसी वजह से मंथन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और वो आगे कुछ छानबीन ना करे। अगर उसे सागर और उसकी सच्चाई पता चल जाती है तो वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगा और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सागर की एक्स? ओ, तभी मंथन शायद तुमसे गुस्सा था, आकाश ने गंभीरता से कहा। अब इशिका को लगने लगा था कि उसने आकाश को कन्विंस कर लिया है, तो उसने आकाश से धीरे से पूछा, क्या तुम मंथन के दोस्त हो? आकाश ने बस यही कहा और इशिका को उसके घर ड्रॉप करते हुए कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है तो वो उससे बाद में मिलता है। यह कहकर वो गाड़ी यू टर्न लेकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद इशिका चैन की सांस लेती है कि किसी तरह उसने आकाश को कन्विंस कर लिया। वो सोचती है कि अब उसे जल्द से जल्द आकाश से शादी कर लंदन शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगी। उधर मंथन और मीता शॉपिंग से लौटे। वो काफ़ी खुश थे। मीता ने कृष्णा जी को अपना सारा सामान दिखाया। मीता सुमन के लिए भी कपड़े और गहने लेकर आई थी, जो उसने सुमन को दे दिए। सुमन भी तीज के सामान लेकर काफ़ी खुश हो गई थी। कृष्णा जी ने पहले ही मंथन को कह दिया था कि मंथन 2 दिनों की छुट्टी ले लेगा। मंथन ने भी हामी भर दी। 3 दिनों बाद तीज की तैयारी शुरू हो गई। मेहंदी वाली ने आकर मीता और सुमन दोनों को हाथों और पैरों में खूबसूरत सी मेहंदी लगा दी थी। कल तीज थी तो आज उन दोनों को सही से खाना बेहद ज़रूरी था। मीता की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी, उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तभी मंथन एक प्लेट में सारा खाना लाया और मीता को खिलाने लगा। पाकी भी मीता की देखभाल कर रही थी। उसने मीता के पीछे कुशन रख दिए ताकि उसे दर्द ना हो। मंथन बड़े प्यार से मीता को खाना खिला रहा होता है। कभी कभी मीता के हाथों में मेहंदी लगे होने का वो फ़ायदा भी उठा रहा था।
उससे मीता सिहर जाती थी। वो मंथन को आंखें दिखाकर बदमाशी ना करने का इशारा करती है, पर मंथन अनजान बनते हुए अपनी बदमाशियों को और बढ़ा देता। मीता परेशान होने लगी थी। कृष्णा जी की पाखी नज़र से कुछ नहीं छिप सका। वो अपने बेटे को इतना खुश देखकर बस उन दोनों की नज़र उतारती हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इन दोनों को किसी की नज़र न लगे। मंथन बेटा, बहू बैठे बैठे काफ़ी थक गई होगी, उसे खाना खिलाने के बाद कमरे में ले जाना। कृष्णा जी ने मंथन को मीता के साथ मस्ती करते हुए देखकर कहा। पर माँ, इसके पैरों में भी मेहंदी लगी है, तो ये ऊपर अपने कमरे में कैसे जा पाएगी? मंथन ने मासूम बनते हुए कहा। बुद्धू डैडी, आप सुपर मोम को गोद में उठा के ले जाओ, इतना भी नहीं समझते। चलो दादी माँ, हम चलते हैं। कृष्णा जी के कुछ कहने के पहले ही पाकी मंथन से बोली। उसकी बातें सुनकर सबको हंसी आ गई। मीता उसकी बातों से शर्मा रही थी। कृष्णा जी और पाकी अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। सुमन भी किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर हंस रही थी। मंथन ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, ये प्लेट उठवा लेना। उसकी आवाज़ सुनकर सुमन जी भैया कहकर हंसते हुए प्लेट ले गई। अब मंथन की आंखों में शरारत थी। वो मीता की मेहंदी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने मीता को गोद में उठा लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मीता ने घबराते हुए इधर उधर देखते हुए कहा। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, वो तो बस मेरी बेटी ने जो कहा बस वही कर रहा हूँ। और उसके हाथ मीता की कमर पर कस गए, जिससे मीता के शरीर में एक झुरझुरी सी हुई और उसकी पलकें खुद ब खुद बंद हो गई। मीता को मंथन के नाम की तीज की मेहंदी लग चुकी थी। आज सुबह से ही घर में भागम भागी का माहौल था। पूरे घर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। आज सुमन और मीता को कोई भी काम करने की मनाही थी। उन्हें बस सज संवर कर पूजा की तैयारी करनी थी। शाम को पूजा करवाने पंडित जी आने वाले थे। मीता ने आज लाल और हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। बालों में फूलों के गजरे को अपने जूड़े में सजाया था। आंखों में काजल, पूरी मांग सिंदूर से भरी, उस पर खूबसूरत सा मांग टीका, कानों में बड़े से सोने के झुमके, गले में हार और मंगलसूत्र, कमर में पतली सी कमरधनी, पैरों में छन छन करती पाजेब और बिछुए, हाथों में हरे और लाल रंग की भरी हुई चूड़ियाँ। पूरा 16 श्रृंगार कर जब मीता अपने आप को आईने में देख रही थी, तभी मंथन कमरे में लगे चार्जिंग पर अपना फ़ोन लेने आया, लेकिन आईने में बस मीता को देखता ही रह गया। दरवाजे पर आहट पाकर मीता ने आईने से ही दरवाजे की ओर देखा। मंथन को दरवाजे पर खड़ा देख मीता ने आईने से ही उसे देखते हुए पूछा, कैसी लग रही हूँ? पर मंथन बस उसे देख रहा था। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? कुछ गलत है तो अभी बता दीजिए। मंथन को जवाब ना देता देख मीता ने मंथन से आईने में ही देखते हुए इशारे से पूछा। उधर आकाश कुछ परेशान सा अपने कमरे में टहल रहा है। इशिका बस जल्द से जल्द आकाश के साथ शादी करके सेटल होने के इरादे से आकाश के घर आती है। आकाश अपने कमरे की खिड़की के पास टेक लगाकर खड़ा होता है और अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों से लगा लेता है। आकाश को अपने में ही खोए हुए देखकर इशिका पीछे से आकर उसे हक कर लेती है। इससे आकाश थोड़ा चौंक जाता है। वो अपनी नज़रें तिरछी करके इशिका को देखता है और सिगरेट का एक कश लेने के बाद उसे फेंक कर अपने जूतों से मसल देता है। क्या हुआ बेबी, बहुत परेशान दिख रहे हो आप? इशिका आकाश से बड़े प्यार से उसके मन की बात जानने के लिए पूछती है। कुछ नहीं, बस काम की वजह से कुछ परेशान हूँ। आकाश इशिका से अपने आप को छुड़वाते हुए कहता है। अच्छा, मैं जो अभी आपसे कहूँगी तो आप खुश हो जाएंगे। क्यों ना हम शादी कर लें और फिर एक ग्रैंड रिसेप्शन दें? आप अभी इतने बिजी हो तो शादी में इतना तामझाम क्या करना है ना? इशिका ने मुस्कुराते हुए आकाश से कहा। पर शादी तो एक बार ही होती है ना इशिका, तो अरमान बाकी क्यों रहे? मुझे तो सबको बुलाना है, सबको। ये कहते हुए आकाश थोड़ा गंभीर होकर इशिका के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा था। पर अभी इतना खर्चा क्यों करना है? हम बस जल्दी से शादी कर लेते हैं। रिसेप्शन में बुला लेना सबको, आपको जिसे बुलाना है। इशिका ने हड़बड़ाते हुए, नहीं, मुझे अपनी शादी में सबको बुलाना है। आखिर ये मेरी पहली शादी है। आकाश इशिका की आंखों में झांकते हुए कहता है। ओके ठीक है, तो हम लंदन में ही शादी करते हैं। वहाँ हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। आप कोई टेंशन मत लो आकाश, मैं सारी तैयारी कर लूँगी। मैं ना पीच कलर का लहंगा लूँगी और आप ना मैचिंग इंडो वेस्टर्न। इशिका खुद ही बोले जा रही थी। तभी आकाश का फ़ोन बजा। उसने सीधे फ़ोन उठाया और इशिका को बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। इशिका आकाश के आज व्यवहार से बेहद शॉक्ड थी। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब आकाश ने इशिका की बातों को इग्नोर किया था। मीता को देखकर मंथन पलक झपकाना भी भूल चुका था। मीता की बातों ने मंथन का ध्यान खींचा, जो कि आईने में उसके अक्ष को देखकर उससे सवाल किए जा रही थी। मंथन धीरे धीरे मीता की ओर बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया।
मीता मंथन की बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए कहती है, कुछ तो शर्म करो, पूजा करने जाना है। मंथन अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत करते हुए कहता है, तो करो ना पूजा, मना किसने किया है? तो छोड़ो ना, आज व्रत है मेरा, तो ये सब कुछ नहीं। व्रत का मतलब ही होता है खुद पर कंट्रोल। तो छोड़ो मुझे और कंट्रोल करो। अरे मैं क्यों कंट्रोल करूं? मैं तो बस अपना प्रसाद लेने आया हूँ। भगवान को उसके मन प्रसाद चढ़ाना चाहिए, है कि नहीं? ये कहते हुए मंथन उसकी ओर बढ़ने लगा। मीता जल्दी से मंथन की केस से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए कहा, अभी कैसा प्रसाद? मैंने पूजा कहाँ की है? अरे जैसे तुम गणेश जी को मोदक चढ़ाती हो, बाल गोपाल को पेड़े चढ़ाती हो, क्यों ये बताओ? क्योंकि उन्हें वो पसंद है। मीता मंथन के सवाल का जवाब देती है, तो तीज किसके लिए कर रही हो? आपके लिए। तो मुझे जो पसंद होगा वही चाहिए ना, मीता ने बेख्याली में कहा। तो मैं तो बस वही ले रहा हूँ। मंथन की बात का इशारा समझते ही मीता की आंखें फैल गई। वो मंथन से दूर होते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने शरारती हैं। शादी के पहले तो ऐसे नहीं थे और कोई प्रसाद नहीं मिलने वाला। दीदी, आपको माँ जी नीचे बुला रही हैं, पंडित जी आ गए हैं, सुमन आते हुए कहती है। तभी उसकी नज़र मीता और मंथन पर पड़ती है, जो एक सोफे के आर पार एक दूसरे के साथ कबड्डी खेलने के पोज में खड़े थे। सुमन पहले आश्चर्य से उन दोनों को देखती है। दीदी, ये क्या कर रहे हो आप दोनों? उसकी बात सुनकर दोनों झेंप गए। तुम चलो, ये आ रही है, मंथन ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। सुमन उन दोनों को देखकर अब भी स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी। स्थिति को समझते ही उसे उन दोनों की हालत पर हंसी आ गई और वह हंसती हुई नीचे चली गई। उसे देखकर मीता और मंथन दोनों शर्माते हुए अलग अलग रास्ते को चल दिए। मीता जब नीचे आई तो कृष्णा जी ने पहले उसकी नज़र उतारी। मंथन दूर से ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। सब तैयारियों के साथ पंडित जी ने तीज की पूजा के लिए महादेव और पार्वती की पूजा करवाई। तीज पर्व की महत्ता बताते हुए पंडित जी ने तीज की कथा और उसके महत्व के बारे में बताकर तीज की पूजा संपन्न करवाई। साथ ही ये भी बताया कि यह अखंड ज्योत रात भर नहीं बुझना चाहिए। रात भर शिव की आरती और भजन करते हुए जगराता किया गया। किसी का फ़ोन आ जाने से आकाश कमरे से बाहर निकल गया था। इशिका वहीं बैठी बेचैनी से आकाश का इंतज़ार कर रही थी। आकाश के आज के व्यवहार से इशिका कुछ परेशान थी, पर वह अपने आप को ये आश्वासन दे रही थी कि उसे जल्द से जल्द शादी करनी है बस। तभी आकाश बहुत ही गुस्से में कमरे में आता है। उसके गुस्से को देखकर इशिका हड़बड़ा जाती है। वह आकाश को देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। आज आकाश की आंखों में इशिका ने अपने लिए प्यार की जगह गुस्सा देखा था। उसकी आंखों में गुस्से का लावा उबल रहा था। टू बी कंटिन्यू।